यहाँ स्टोरी टांग के सीन से कंटिन्यू होती है, जहाँ बेबे बहुत शुक्रगुजार होता है क्योंकि येन और सॉन्ग की तरफ से उन्हें मदद मिल चुकी होती है, जिससे उसके अपने को बचाने का चांस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये हेल्प उनके लिए सक्सेस की सॉलिड गारंटी जैसी होती है। ज्यादा देर नहीं होती कि हेका बेबे के पास आ जाता है और वहां हेका भी चाहता है कि वो उनकी मदद करे ताकि उसके अपने को सेव किया जा सके। लेकिन बेबे बहुत नरमी और काम टोन में समझाता है कि अभी उसका अपना हेकाइटो की मदद का ज्यादा मोहताज नहीं, क्योंकि उन्हें अभी भी नया इक्विपमेंट चाहिए और अगर हेकाइटो मदद नहीं करेगा तो वो बुजुर्ग खतरे में पड़ सकता है। उस वक्त हेकाइटो का फोकस हु यू हो पर होता है, जो कि उनकी सेक्ट का हिस्सा था, लेकिन सेक्ट के ज्यादातर लोग फ्री होते हैं छोड़ के जाने के लिए। इसीलिए हेकाइटो चाहता है कि बेबे हुईहो को कोई टास्क असाइन करे ताकि वो सेक्ट की मदद कर सके। बेबे इस बात पर अग्री कर लेता है। इसका एक रीजन ये भी होता है कि मून्स क्लैन हुईहो का शिकार कर रहा होता है और इसी वजह से बेबे डिसाइड करता है कि हुईहो को अभी सेक्ट के अंदर ही रहने दिया जाए। जैसे ही हुईहो सेक्ट में आता है, उसकी मुलाकात होती है सू वान के ससुर से, जिसे सब गुरु सू वान के नाम से जानते हैं। वू यू हो, जिसे अब रियलाइज होता है कि अगर वो टांग को छोड़ देगा तो वो तुरंत कोई तरीका ढूंढने लगता है ताकि वो अपनी टांग को बचाने के लिए मदद कर सके। वू यू हो एक्सप्लेन करता है कि टांग उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु सू वान हुईहो की बात को सीधा मना नहीं करता, लेकिन वो अभी भी हुईहो को एक लेजी बंदा समझता है। हुईहो एक्सप्लेन करता है कि वो हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। यहीं पर हुईहो रिवील करता है कि वो अब लेवल 80 पर पहुंच चुका है। ये सुनकर बेबे और बाकी सब शॉक में आ जाते हैं, लेकिन गुरु सू वान कहता है कि चाहे वो लेजी हो, हुईहो की एक और हिडन आइडेंटिटी भी है और वो है गुरु चीवा। क्योंकि हुईहो भी एक स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु सू वान हुईहो को याद दिलाता है कि उनके सोल के अंदर सिर्फ माता हरी बुलंद से ही मुकाबला होता है और अगर हुईहो उस लेवल पर compete नहीं कर सकता तो वो माता हरी बुलंद के खिलाफ फाइट के लायक नहीं होगा। हुईहो इस बात से अग्री करता है कि मास्टर सू वान बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद मास्टर सू वान हुईहो को एक टेस्ट देता है। वो उससे लेवल 8 का इक्विपमेंट देता है और कहता है कि अगर हुईहो 3 दिन के अंदर इसे बना लेता है तो गुरु सू वान उसे रेस्क्यू मिशन पर जाने की इजाजत दे देगा। हुईहो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और फौरन अपनी जगह पर जाकर काम शुरू कर देता है ताकि लेवल 8 का इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट कर सके। अब जो काम हुईयू हाओ कर रहा होता है वो सबके नोटिस में आ जाता है। उसके दोस्त यानी सेक्ट के लोग उसे देखकर काफी वरीड हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज हुईयू हाओ बना रहा होता है वो एक डीकंपोजिंग टाइप का वेपन होता है, बेसिकली हैमर डिस्ट्रॉयर। ये वेपन इंसेनली पावरफुल होता है और बनाना भी अल्ट्रा डिफिकल्ट होता है, इतना टफ कि स्पीयर टाइप वेपन्स भी इस लेवल पर बनाना मुश्किल होते हैं। ये ऐसा वेपन होता है जो लेवल 9 स्पिरिट वेपन के बराबर होता है, जिसके लिए एक्सट्रीम लेवल की मेहनत और मास्टरी चाहिए होती है। उसी वक्त एक टीचर वहां आ जाता है जहां हुईयू हाओ काम कर रहा होता है। एसोसिएशन के लोग फौरन शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हुईयू हाओ को किडनैप किया था। वो टीचर उन्हें बताता है कि उसका भी एक रीजन था हुईयू हाओ को जाने से रोकने का, क्योंकि उसे हुईयू हाओ की जरूरत थी DYS मैनेज करने के लिए। ये DYS एक हाई लेवल क्रिस्टल होता है जो लेवल 9 वेपन बनाने के काम आता है और फ्यूचर में लेवल 10 तक के वेपन्स बनाने की पोटेंशियल रखता है। ये सुनकर सब लोग प्योर शॉक में चले जाते हैं। लेकिन वो टीचर ये भी बताता है कि DYS को प्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चाहे कितने ही टूल्स यूज कर लो, फिर भी वो क्रिस्टल प्रॉपरली फिट नहीं होता, क्योंकि वो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन हुईयू हाओ के पास अल्टीमेट S होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो DYS को प्लेस कर सकता है। इसी वजह से सिर्फ हुईयू हाओ ही DYS यूज करके वेपन बना सकता है और यही मेन रीजन होता है कि गुरु सुवान ने हुईयू हाओ को लेवल 8 का वेपन बनाने का टेस्ट दिया था ताकि हुईयू हाओ की लिमिट्स चेक की जा सके, क्योंकि मास्टर सुवान को हुईयू हाओ से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि वो फ्यूचर में लेवल 10 तक पहुंच सकता है। मास्टर सुवान खुद रियलाइज करता है कि उसकी एबिलिटीज सिर्फ लेवल 9 तक फाइट कर सकती हैं, जबकि हुईयू हाओ की सोल में वो पोटेंशियल है कि वो लेवल 10 अचीव कर सके। फिर 3 दिन गुजर जाते हैं और बेबे अभी तक हुईयू हाओ का वेट कर रहा होता है। सोचता है कि क्या वो गुरु सुवान का टेस्ट पास कर पाया या नहीं। अचानक सब लोग एक बहुत जबरदस्त धमाके से हिला दिए जाते हैं। ये जायंट एक्सप्लोजन हुईयू हाओ की जगह से होता है। सब लोग फौरन वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जहां गुरु सुवान और बाकी साइटेटंग के लोग भी पहुंच जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि हुईयू हाओ की कंडीशन क्या है।
और जो चीज वो देखते हैं उससे वो 3 दिन तक स्टन रहते हैं। पता चलता है कि हुई यू हाओ ने अभी तक एक्चुअल फॉर्जिंग स्टार्ट ही नहीं की होती, वो सिर्फ प्रिपरेशंस कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उसे ध्यान से देखते हैं, उन्हें हुई यू हाओ से एक खौफनाक पावर फील होती है, एक ऐसी मॉन्स्टर लाइक ऑरा जो उसके अंदर से निकल रही होती है। ये देखकर गुरु सुआन भी हैरान रह जाता है, क्योंकि हुई यू हाओ असल में अमेजिंग। ये पावर असल में हुई यू हाओ के अपने कंट्रोल में होती है। और उसके बाद हुई यू हाओ फाइनली मूव करता है और अपनी फोर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो उस आउटर लेयर को तोड़ देता है जो सोल का शेल बन चुकी होती है। उसके बाद हुई यू हाओ DYS यूज करता है और ये देखकर टीचर खुद खुशी महसूस करता है, क्योंकि वो पहली दफा देख रहा होता है कि कोई क्रिस्टल को इतनी परफेक्ट तरीके से यूज कर रहा है। यहाँ हुई यू हाओ को खुद भी रियलाइज होता है कि वो क्रिस्टल को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उसे सिर्फ अल्टीमेट आइज की ऑरा रिलीज करनी होती है और गॉड आइज क्रिस्टल फौरन उसके मटेरियल्स के साथ मर्ज हो जाता है, जैसे सब कुछ पहले से ही प्लान्ड हो। थोड़ी देर में हुई यू हाओ का कोर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और अब वो सबसे मुश्किल स्टेज में एंटर करता है, यानी अपने वेपन की इनर फॉर्मेशन। टीचर खुद एडमिट करता है कि ये स्टेज नॉर्मली 8 दिन लेती है और रिस्क भी बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ हुई यू हाओ इसे इंसेनली फास्ट और स्मूथ तरीके से कंप्लीट कर लेता है, बिना किसी रुकावट के। जब सारे कंपोनेंट्स फॉर्म हो जाते हैं तो हुई यू हाओ अपनी स्पिरिट असेंबली स्टार्ट करता है। वहां मौजूद लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हुई यू हाओ इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को स्मूथली असेंबल कर पाता है या नहीं। इस प्रोसेस के दौरान हुई यू हाओ अपनी स्ट्रेंथ और ऑरा को और ज्यादा पुश करता रहता है, जब तक वो फाइनल क्रिस्टल स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। यहीं पर हुई यू हाओ अल्टीमेट आइज की एबिलिटी यूज करता है और S फिंगर्स के जरिए क्रिस्टल का लास्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। यहाँ नॉर्मल टूल्स बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं, चाहे नाइफ कितनी ही शार्प क्यों ना हो, काम नहीं आती। सिर्फ अल्टीमेट आइज का कंट्रोल ही यहाँ काम करता है। आखिरकार पूरा वेपन सक्सेसफुली असेंबल हो जाता है। टीचर ये देखकर अंदर से बहुत इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि हुई यू हाओ ने एक नियर परफेक्ट मास्टरपीस क्रिएट कर दिया होता है। इसके बाद रोल्स और फॉर्मेशंस तुरंत अरेंज की जाती हैं और वेपन को फाइनल शेप दी जाती है। आखिर में स्वॉर्ड वेपन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। फिर गुरु स्वान बाकी सबके साथ हुई यू हाओ को दिल से मुबारकबाद देता है उसकी इस बड़ी सक्सेस पर। हुई यू हाओ मजाक के अंदाज में गुरु स्वान से पूछता है कि क्या वो खुद स्वॉर्ड ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन गुरु स्वान मुस्कुराकर मना कर देता है और कहता है कि उसने पूरा प्रोसेस देख लिया है और इस स्वॉर्ड में कोई भी फ्लॉ नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। आखिर में गुरु स्वान एक नया टाइटल अनाउंस करता है जो वो हुई यू हाओ को देता है, फ्लेम। और यहीं से हुई यू हाओ की लेजेंड ऑफिशियली शुरू होती है। ये सब लेवल 8 तक पहुंचने के बाद होता है। और दूसरी तरफ जूसी के लोकेशन पर जूसी अब एक सीरियस ऑपरेशन फेस कर रही होती है, यानी उसके बच्चे की DNA का ऑपरेशन। वहां डॉक्टर के की सरान जूसी से पूछता है, क्या तुम रेडी हो? जूसी बिना डरे जवाब देती है, हाँ मैं रेडी हूँ। और फिर डॉक्टर के की सरान ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। इधर हुई हो के बिना सिक टिटांग के साथ मिलकर सब लोग मूव करते हैं और तियान दाओ के डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं, सिर्फ उसे रेस्क्यू करने के लिए। इसी दौरान हुई यू हो को एक नया स्किन भी मिलता है। सफर के बीच में उनकी मुलाकात होती है डेकासोंग और डेकेनियन से, जो उनके साथ तियानजो सिटी तक ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये शहर पहले उनकी जान बचा चुका होता है। सफर कंटिन्यू होता है और सब तियानहुन के एरिया तक पहुंचते हैं, जहां मून्स फैक्शन पहले ही हैवी अटैक कर चुकी होती है। वहां उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है कि चाहे तियानहुन काफी हद तक तबाह हो चुका हो और उनका टेरिटरी मून्स ने ऑक्यूपाई कर लिया हो, लेकिन तियानहुन के लोग अभी भी सेफ होते हैं, क्योंकि वो तियानलिंग के मिलिट्री जोन में शिफ्ट हो चुके होते हैं। तियानलिंग की मिलिट्री पावर बहुत हाई होती है, क्योंकि उन्हें 3 और फैक्शंस का सपोर्ट मिल चुका होता है। टोटल मिलाकर दालिंग की आर्मी 500,000 सोल्जर्स तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन मसला ये होता है कि माताहारी बुलान भी पीछे नहीं होता, वो 300,000 ट्रेन ट्रूप्स के साथ रेडी होता है और बैटल अभी भी फुल ऑन कंटिन्यू कर रही होती है। इसी बीच DKIN सबको याद दिलाता है कि उनका मेन गोल सिर्फ मसियोटो को सेव करना है और वो इस लंबी वॉर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वरना लॉसेस बहुत हैवी हो जाएंगे। स्टोरी यहीं से और आगे बढ़ती है और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं तियानलिंग सिटी का फुल केओस, जहां माताहारी बुलान एक प्रॉपर प्लान्ड अटैक करता है कंप्लीट फॉर्मेशन के साथ, जो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। यहाँ हुई यू हो मून फैक्शन के सामने आता है और उन्हें एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देता है कि मून आई एम्पायर के ओरिजिन से दूर रहो,
क्योंकि आई एम्पायर को खत्म करने की वही ओरिजिन है। इसके बाद हुई यूहो वापस होली मेंबर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करें। लेकिन तभी रोसुइची के दो इविल एनिमीज अचानक अपीयर हो जाते हैं और हुई यूहो अकेला उन दोनों का सामना करता है। अब बस, और ये फाइट हम देखने वाले हैं अगले एपिसोड में, यानी नेक्स्ट वीक। और हमेशा की तरह याद दिलाना जरूरी है कि ये सब एक फिक्शनल स्टोरी है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन के लिए नॉवल से ली गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, टेक केयर।